ओके चलो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है उसको यहाँ पे हमको बेसिक देखना है। टाइम थोड़ा हमारे पास बहुत कम है, ओके इसके लिए ज्यादा डीप में नहीं उतरेंगे अभी, ओके लेकिन हम जितना पोर्शन कवर हो सकता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग वो सारा क्या कर देंगे, यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ओके चलो अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके तो शुरुआत ये कहानी शुरू होती है सर कहां से, एलिमेंट से, कि द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, आप लड़का है या लड़की कैसे बता पाते हो? उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले देखो ये पेन है, बाहर से काली काली है, काले काले रंग की है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब अंदर इसके अंदर कौन सी इंक डली हुई है, इंक तो नहीं होगी बेसिकली, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि कौन सी इंक होगी या कौन से मेटल से पेन बनी है, बराबर। ये आप अंदर से जो भी इसका माल मटेरियल है आप बाहर से देख के बता पा रहे हो? नहीं। आप बाहर से जो चीजों को देख के बता पा रहे हो, उसका कलर, इसका शेप, इसका साइज, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं, ये सारी चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी यानी उसकी अंदर की प्रॉपर्टी, बराबर, कि वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा, पानी से कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा, बराबर। बगासा खाते खाते हम यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल। मेटल के बारे में जब हमें नहीं पता था, स्टैंडर्ड 8 में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि भाई जिसका शाइनिंग सरफेस है, जो सोनोरस है, सोनोरस यानी प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, गिरता है तो नहीं आवाज आती, टुम दाना ना ना धूम 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 ऐसी आवाज आती है, बराबर। साला पेंसिल गिरती है तो भी आवाज आती है, लेकिन जब कॉइन गिरता है या बर्तन गिरते हैं घर पे या बवाल होती है पड़ोसी के यहाँ पे, डम 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 पूरी जोरदार आवाज आती है, खतरनाक आवाज आती है, हाँ या ना? ओके तब से हमें पता है सर मेटल्स के एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए थोड़े थोड़े, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं। ओके और नॉन मेटल्स सर, नॉन यानी जो मेटल नहीं है, मेटल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनाई गई कि भाई तेरे को देख अच्छा दिखना है, लस्टर होना चाहिए, तेरे को गिराऊ तो तेरे अंदर रिंगिंग साउंड आना चाहिए, तेरे को ऐसे ठोकू तो थिन शीट में बन जाने का, तेरे को और अच्छे से बीट करूं तो डक्टाइल बन जाने का, ऐसे वायर के फॉर्म में बन जाने का। तो ये सारी प्रॉपर्टी है। अगर मैं तुझे लगाऊं तो तेरे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होनी चाहिए। किसी एलिमेंट के पास अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन के फॉर्म में, एग्जाम में आता है, एक हमारा आईएमपी क्वेश्चन भी है, कंपेयर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके अभी हम पढ़ रहे हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन है, केमिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आगे आएगा, धीरे धीरे हौले हौले स्टार्ट करेंगे, बराबर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? क्या क्या आता है सर फिजिकल प्रॉपर्टी में? बाहर की प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट, मतलब हीट का गुड कंडक्टर है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा या नहीं, ये सारी चीजें हम उसको पढ़ने वाले हैं। दिखता कैसा है, आकार कैसा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, तो ये सारी चीजें किसमें कवर होती हैं बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी में। ओके सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है लस्टर। लस्टर का मतलब शाइन, बराबर, चमचमाती, चमकीली, उसकी चमक होनी चाहिए। तो मेटल्स है शाइनिंग सरफेस, मेटल के पास क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होता है, चमकता है बहुत जोरदार, बराबर। लेकिन सर नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। ओके उनके पास शाइनिंग सरफेस होता नहीं है। देखो यहां पे एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट आयोडीन, इसका मतलब सर आयोडीन थोड़ा शाइनी होता है। अब सर ये एक्सेप्ट क्या है? तो आप लोग केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड विच इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है ना, ऐसा होता है कि आपके परिवार में पूरे सब डफोर है, लेकिन आप अच्छा पढ़ते हो तो आपके परिवार में कोई शादी के लिए बात होती है, हमारा परिवार में तो बड़ा डफोर अच्छे, खाली आने मुकी ने, तो खाली आने ये हो गया एक्सेप्शन कि भाई इसको छोड़ के बाकी सब गधे हैं। लेकिन हमारे यहां तो उल्टा है, हमारी कंपैरिजन की जाती तो क्या बोलते हैं? तुम ही गधे हो, साले सब अच्छे हैं, हमारा परिवार बहुत ज्यादा इंजीनियर छे, डॉक्टर छे, खाली एक डफोर छे। तो हम वो एक्सेप्शन में आते हैं। किसमें आते हैं हम रुद्र? एक्सेप्शन में आते हैं बेटा। तो कहने की बात क्या बेटा, हम कोशिश करेंगे। तो सर अगर नॉन मेटल्स के पास शाइनी सरफेस नहीं है, एक्सेप्ट आयोडीन लिखा है, मतलब आयोडीन के पास शाइनी सरफेस है, वो थोड़ा चमकीला है देखने में। सर उसी तरह से मेटल में भी एक ऐसा ही एक्सेप्शन है, बराबर। एक्सेप्ट यहां पे आता है लेड। कौन आता है? लेड। लेड का शॉर्ट फॉर्म पता होगा बच्चों को, पीबी। लेड का शॉर्ट फॉर्म होता है पीबी। तो मेटल तो सारे शाइनी ही होते हैं, बट उसमें भी एक एक्सेप्शन आता है लेड। लेड शाइनी होता नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों हार्डनेस, के भाई कड़क है या नहीं, तो सर दे आर जनरली हार्ड। सर सारे मेटल हार्ड होते हैं जनरली, बराबर। आपने आयरन को देखा है, डोर्स बनाने में यूज होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सारे हार्ड है सर। लेकिन
कुछ कुछ मखमली मखमली पोचे पोचे रह गए, जैसे सर कौन, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप साबुन को एक चक्कू से काट सकते हो कि नहीं? उस साबुन को भी काटने आप जाओ तो आपको उतनी मेहनत लगती है, उससे भी कम मेहनत में आप इन मेटल्स को काट सकते हो। किसको? सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को, बराबर। तो इसको याद रखेंगे। इसका एक्सेप्शन हार्डनेस कौन नहीं है भाई? हार्डनेस तो लिथियम के पास नहीं है, सोडियम के पास नहीं है, पोटेशियम के पास नहीं है। इसको याद रखेंगे। लीना कुत्ती, लीना कुत्ती हार्ड नहीं है, लीना कुत्ती हार्ड नहीं है, लीना कुत्ती हार्ड नहीं है। लीना, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये हार्ड है नहीं। ओके, इसको हम इस तरह से याद रखेंगे। फिर उसके बाद जरा समझना बच्चों ध्यान से, अगर सर मेटल्स हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल्स तो कैसे हो गए? सॉफ्ट हो गए। ओके, तो जनरली दे आर सॉफ्ट, बट सर उसमें भी क्या आ जाता है? एक्सेप्शन के कौन सॉफ्ट नहीं है? डायमंड, अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सर इतना हार्ड है डायमंड के मिरर की कटिंग में डायमंड का यूज होता है, मिरर को कट करने में, शेप देने में डायमंड का यूज होता है। तो डायमंड किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। आप लोग जो भी आपके आसपास सराउंडिंग्स में गैस देखते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी मेटल की तरह बिहेव नहीं करती। तो मेंडली भैया ने बोल दिया भाई तू नॉन मेटल, देखो नॉन मेटल की तरह ट्रीट करेंगे हम। खबर पड़ रहा है? हाँ या ना? स्टेट, सर स्टेट क्या होता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो वाला स्टेट? ना ना, साइंस पढ़ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड या गैस। ओके, तो जनरली सारे मेटल बच्चों सॉलिड स्टेट में ही थे, बट एक हरामखोर मर्क्यूरी की वजह से एक्सेप्शन आ गया केमिस्ट्री में। क्या आ गया? देखो आप देख ही सकते हो, एग्जिस्ट है सॉलिड, मेटल सारे सॉलिड होते हैं, बराबर, बट एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सॉलिड फॉर्म में होता नहीं है, बराबर। तो नॉन मेटल सारे कैसे होते हैं? सॉलिड में भी होती है, गैसेस में भी होते हैं और लिक्विड में भी होते हैं। नॉन मेटल गैसियस में भी होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं। जैसे आपने कार्बन देखा है, कोल की मैं बात करूं, कोलसा, तो कोलसा भी कार्बन से बना है, डायमंड भी कार्बन से बना है। ओके, एक और एक्सेप्शन आता है बच्चों, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम भी बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस पे हमको अवेलेबल होता है, और जो सीजियम है वो भी हमको लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, बराबर। तो कहने की बात क्या है सर? सिर्फ मर्क्यूरी नहीं है, मर्क्यूरी के अलावा गैलियम और सीजियम भी क्या है? सॉलिड नहीं है, बराबर, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। यस और नो? अब सर मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी क्या है? अगर आपको एक मेटल को जोर जोर से ठोको 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 ठोको, बराबर, सिद्धू पाजी की तरह ठोको ठोको ठोको, और ठोक के उसको आप थिन शीट में कवर कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? मेलेबिलिटी। उसकी उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मेलेबिलिटी। क्या आप लकड़े के किसी चीज को ठोक ठोक के पतला पापड़ बना सकते हो? नहीं बना सकते। लेकिन सर हम तो खाना लेके जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, टिफिन में क्या होता है? एल्यूमिनियम फॉइल होता है, सिल्वर फॉइल होता है, तो एल्यूमिनियम से बना। इसका मतलब क्या सर? एल्यूमिनियम मेटल को इतना ठोका, इतना ठोका, इतना ठोका कि ठोक ठोक के उसका पतला शीट बना दिया। क्या बना दिया? शीट। तो सर मेटल्स आर मेलेबल, बराबर, मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल यानी मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, उसको आप ठोक ठोक के थिन शीट में क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। अगर आप इनको ठोकोगे या तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बराबर। लेकिन अरे ऐसे तो बेटा कंपनी के आते रहते, नहीं उठाने के, किसी के नहीं उठाने के। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। ये कैसे है? नॉन मेलेबल यानी इनको अपने ठोक ठोक के रुद्र कन्वर्ट कर सकते नहीं है, बराबर, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते नहीं है। लकड़े को तोड़ेगा तो लकड़ा तो टूट जाएगा, हाँ या ना? चलो अब जरा समझते हैं इसकी आगे की प्रॉपर्टी। अब देखो कंपैरिजन के फॉर्म में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे की प्रॉपर्टी आ रही है बच्चों इसकी डक्टिलिटी। क्या आ रही है इसकी? डक्टिलिटी। जैसे सर मेलेबिलिटी यानी ठोक ठोक के पतला पापड़ बना देना, थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। तो डक्टिलिटी क्या है सर? इस तरह से उसको बीट करेंगे कि उसको पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा प्रीत? वायर में। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे विदिका? डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे इसको हम? डक्टिलिटी बोलेंगे। ओके, तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ओके, सो दे आर डक्टाइल, बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। इनको ठोक ठोक के वायर बना सकते नहीं है। बोलो हाँ, वैसे बन सकते हैं बेटा, हाथ से तो नहीं बनता। तो वायर्स की बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, कॉपर की, स्टील की, बराबर, कंपनी होती है, वो कंपनी बनाती है ना। चलो ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर यानी क्या सर? जो अलाउ करेगा, जो पास होने देगा किसको? हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा चैप्टर 12 हमने पढ़ा, हमने ये भी देखा सर सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम। हाँ या ना सर? सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, तो ये सारे है क्या? मेटल्स ही तो है, ये सारे क्या है? मेटल्स है। ओके, तो सर मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बराबर? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों बहुत अच्छे से क्या हो जाती है? पास हो जाती है। देखना ध्यान से, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बस एक एक्सेप्शन आ जाता है कि जो लेड और मर्क्यूरी है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड है पीबी और मर्क्यूरी, ये दोनों कैसे हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें जल्दी आग लगती नहीं है, ये जल्दी हीट को कंडक्ट करते नहीं है। फिर उसके बाद सर क्या आ गया? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्यों एक्सेप्ट ग्रेफाइट वर्ड यूज किया ये लोगों ने यहाँ पे? क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक्सेप्शन आ गया, क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया, बराबर? पहले चीजों को याद रखेंगे फिर उसके एक्सेप्शंस को भी याद रखेंगे, बराबर? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल सारे कैसे होते हैं? गुड, बट नॉन मेटल्स पुअर या बैड कंडक्टर। यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कराता बेस्ट? सिल्वर और कॉपर। तो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि सर जितनी जोर से करंट दौड़ेगा उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आ रहा था। तो सीधी सी बात है ना भाई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तभी तो हीटिंग इफेक्ट आएगा। अगर हीटिंग इफेक्ट नहीं आ रहा होता तो कितना अच्छा होता, हमको टॉपिक ही नहीं पढ़ना पड़ता उसमें। खबर पड़ रही है, बट टॉपिक पढ़ना पड़ा, बराबर? थोड़ी तकलीफ हुई हमको। डेंसिटी, सर ये वर्ड क्या है? डेंसिटी ऐसा कुछ पढ़ा था 9th में। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मेरी वाली, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर? सीधी सी बात है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखो डेंसिटी का क्या मीनिंग है? जनरली हैविंग हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, डेंसिटी क्या है बच्चों? कि मेटल जो होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी होगी मतलब मास बहुत ज्यादा होगा। देखो डेंसिटी और मास कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सर मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर क्या ज्यादा होगी? डेंसिटी ज्यादा होगी तो मास भी ज्यादा होगा। और डेंसिटी ज्यादा है तो देखो ये वॉल्यूम उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, अपॉन में है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा सर? वॉल्यूम इसका कम होगा। डेंसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम कम होगा। ओके, तो आपने नोटिस किया होगा हाई डेंसिटी है, इसके लिए जो शिप्स बनाते हैं हम, जो बोट्स बनाते हैं, आपने देखा होगा वो सारे मेटल्स के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? तभी तो वो सारे मेटल्स के बने हुए होते हैं। हाँ या ना? ओके, स्टैंडर्ड 9th में हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं कि क्यों सर एक सिक्का डूब जाता है बट एक इतनी बड़ी शिप डूबती नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम। सिक्के का वॉल्यूम कम है, अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा होती है जिस लिक्विड की, वो नीचे चला जाता है, सिंक हो जाता है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि सर जो ऑयल होता है वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है, मतलब जिसकी डेंसिटी कम वो फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे चला जाएगा। हो पढ़ रहा है? ऐसा सब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रखा है ना। तो अभी सिर्फ हम इतना याद रखेंगे डेंसिटी के बारे में कि सर दे हैविंग हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बराबर? बट सर यहाँ पे भी क्या आ गया? एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के पास हाई डेंसिटी होती नहीं है। हमने पढ़ा ना अभी कि सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनकी हाई डेंसिटी नहीं है सोडियम एंड पोटेशियम की, क्योंकि ये सॉफ्ट है, डालो तो डूब जाते हैं, बराबर? आगे भी एक आएगा, गिव रीजन व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर यूज्ड टू केप्ट इन केरोसिन, बराबर? उनको क्यों केरोसिन में स्टोर किया जाता है, पानी में नहीं किया जाता? हाईली रिएक्टिव होते हैं, पता चलेगा अभी हमको। तो सर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, बराबर? नॉन मेटल के कंपेयर में देखो, नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बराबर? लेकिन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। हमने देखा था टंगस्टन के बारे में, टंगस्टन इज अ फिलामेंट, बराबर? टंगस्टन के बारे में भी जाने दो, कॉपर के बारे में ले लो। कॉपर वायर हो गया, इतनी गर्मी पैदा होती है तो भी उसको कुछ होता है नहीं। हमारे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, क्या होते हैं? जो रेलवे ट्रैक्स, आपने देखा रेलवे ट्रैक्स मेटल्स के बने हुए होते हैं। अगर वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं तो सर हीट मिलने पे वो जल क्यों नहीं जाते, भस्म क्यों नहीं हो जाते? बिकॉज उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है भाई। तेरी ताकत नहीं है उसको मेल्ट करने की, तुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा? मेल्ट होगा। खबर पड़ रही है? हाँ या ना? चलो सर, लास्ट आता है सोनोरस। सोनोरस हमने आपको पहले ही बोला, रिंगिंग साउंड। ओके, तो सर मेटल को गिराया,
बराबर, कोई भी बर्तन को गिराया दुम तना दुम दुम ऐसी आवाज आती है, बिकॉज मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। अगर एक हार्ड सरफेस से उसको बजाया जाए तो स्ट्राइकिंग साउंड आता है, रिंगिंग साउंड आता है। क्या आता है? रिंगिंग साउंड आता है। ओके, लेकिन नॉन मेटल दे आर नॉट सोरो सा साउंड आता है, लकड़े का भी आता है, पर सुरीला नहीं आता है, कान फाड़ देगा आपकी। क्या करेगा? कान फाड़ देगा। कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है सर, हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? सर फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म होती हैं, हाँ या ना? अब हम बढ़ेंगे बच्चों आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। कहां बढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज भाई हमने पहले ही बोला कैसे किससे रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, बराबर, वो सारी उसकी क्या होंगी बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी, है ना? अंदर कैसा होगा, अंदर से माल देखो डिपेंड करता है ना। केमिकल प्रॉपर्टी यानी क्या? केमिकल वर्ड यानी क्या? लोचे, बॉन्ड बनाना। केमिकल वर्ड यानी क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी बॉन्ड बनाना। अगर मैं आपको बोलूं, आपके वर्ड जब आप सुनते हो केमिस्ट्री, डायरेक्टर भी बोलता है पिक्चर में केमिस्ट्री लाओ, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है बच्चों बॉन्ड बनाना। क्या होता है? आप जितना अच्छे से बॉन्ड बनाते हो, जितने अच्छे से आप रिश्ते निभाते हो, जितने अच्छे से आप रिलेशनशिप निभाते हो, इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी है। अब सीधी सी बात है भाई, बॉन्ड कौन बनाते हैं भाई? एटम। सही बात है। तो अभी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में बॉन्ड बनाने के लिए लड़ाइयां हो जाती है, हाईली रिएक्टिव झगड़े हो जाते हैं, बराबर, एनर्जी रिलीज हो जाती है किसी किसी की, बवाले हो जाती है, हाँ या ना? तो यही सारी चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको यहाँ पे देखने मिलेंगी। जरा अच्छे से इसको याद रखना, समझना, बराबर। रिएक्शन विथ एयर, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं? रिएक्शन विथ एयर। ओके बच्चों, ये पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी ना के बराबर है, भाड़ में जाए, बराबर, ना के बराबर। आप लोगों ने एसिड एंड बेस सेकंड चैप्टर पढ़ा था। नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन थी इतनी ज्यादा थी, सब जगह मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा था, नॉन मेटल ऑक्साइड खाली एक ही जगह था। खबर पड़ रही है, हाँ या ना? मतलब सर जो मेन फोकस है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का, वो किसके तरफ है? मेटल्स के तरफ। नॉन मेटल में हमको इतनी टेंशन नहीं है, पूरा कंसंट्रेशन मेटल पे देना। ओके, मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अरे सर क्या बोल रहे हो? ये चैप्टर की शुरुआत की थी, चैप्टर 1 मैग्नीशियम रिबन से शुरुआत की थी। मैग्नीशियम रिबन को जलाया, Mg+O2 gives MrGO, हाँ या ना? तो सर अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रुद्र रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड। देखना कैसे मेटल, ये हमारा भाई क्या आ गया? ये हमारा शोरूम आ गया, ये हमारा शोरूम है, बराबर। क्या ये हमारा शोरूम है, बराबर। अब शोरूम के बाद गोडाउन में से देखो चीजें आएंगी, ये शोरूम है, दिखाने के लिए है बस। अब इसके अंदर से हम सारा क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। देखो मेटल, तो पहला मेटल लिया है यहाँ पे भाइयों बहनों, कॉपर। अच्छे बच्चों को पता होगा कॉपर +2 होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा O2, तो O भी -2। O कैसा होता है? -2। सर सीधा सीधा नियम है, Cu+2 है, ऑक्सीनाबेन -2 है। आप दोनों की शादी नहीं करा सकते, तीर वाली पोजीशन है, +2 -2 कैंसिल हो गए, बराबर। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा CuO। अब सर देखो O2 है, तो ले भाई O2, सर कॉपर 2, तो हाँ भाई कॉपर भी 2 कर दिया। बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं ना? पक्का? सर उसी तरह से जब हमने दूसरे मेटल्स की रिएक्शन की उसके साथ, जरा नोटिस करो यहाँ पे एल्यूमिनियम, बराबर। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो Al2O3 बना लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैसे बना लिया सर उसने? समझना ध्यान से। एल्यूमिनियम आलिया फिदाकरण पे है ना, तो आलिया का चार्ज +3, ऑक्सीनाबेन का चार्ज -2। अरे सर शादी करानी पड़ेगी यहाँ, तो क्या करानी पड़ेगी? शादी कराई तो क्या हो गया? Al2O3 हो गया, हाँ या ना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप देख ही सकते हो इसको। सर ये तो हमारा चैप्टर 1 का हॉट फेवरेट है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया था हमने यहाँ पे, Mg+O2 gives MgO, MrGO बना था हमने, हाँ या ना? इसका मतलब सर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, जो बोलना चाहो, हाँ या ना? फिर हमने उसको डाल के देखा था, मेटल ऑक्साइड सर बेसिक की नेचर, अभी ऊपर भी पड़ा, हाँ या ना? तो सर वही है,
डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स O2। सर ये तो कुछ ऐसे मेटल्स थे जो O2 की तरफ ऐसी रिएक्टिविटी दिखा रहे थे, लेकिन सर जोरदार Na और K, Na मीन सोडियम एंड पोटेशियम, रिएक्ट विगोरसली यानी बहुत ही गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं सर, बहुत खराब तरीके से रिएक्ट करते हैं। दे कैच फायर इफ दे ओपन, ओके, दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। सर इतने खराब होते हैं ये, इतने विगरस रिएक्ट करते हैं कि आप इनको अगर केरोसिन के बाहर निकालो तो बिना किसी हीट के, बिना किसी जलन के जलने लग जाते हैं खुद से। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर में कौन है? तो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मेटल, सोडियम और पोटेशियम, तो जलने लगेगा। इट मीन सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगा। सर आपने ओपन छोड़ दिया तो इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में इमर्स करके रखा जाता है, केरोसिन में इमर्स करके रखा जाता है, ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना चाहिए। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो भड़ाका कर देगा, विगरसली रिएक्ट कर देगा, हाँ या ना? बोलो क्या बेटा? केरोसिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेटा, चैप्टर नंबर 4 में बताऊंगा क्यों सिर्फ केरोसिन में, क्यों पेट्रोल में नहीं, पढ़ेंगे उसको अच्छे से। सरफेसेस, अब सुनना ध्यान से, जो सरफेस होते हैं बराबर, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। ओके, एक्चुअली क्या होता है सर, जब ऑक्सीजन इनके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ, लीड के साथ, तो इनके ऊपर एक ऑक्सीजन की कवरिंग आ जाती है जो इनको ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। हमने कोरोजन चैप्टर 1 में थोड़ा सा पढ़ा था, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में पढ़ा था। सर ऑक्सीडेशन क्या था? कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या हाइड्रोजन लूज हो जाएगा वो ऑक्सीडेशन। सर तो मेटल के ऊपर अगर ऑक्सीजन आके लटक जाएगा, चिपक जाएगा बराबर उसके ऊपर, तो वो ऑक्सीडेशन कर देगा, उसको बिगाड़ देगा, है ना? रस्टिंग ऑफ आयरन लिखा था हमने। लेकिन सर यहां पे तो कुछ उल्टा ही देखने मिला। एल्यूमिनियम के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, जिंक के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, तो वो एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है जिससे उनको कोई फर्क पड़ रहा नहीं है, बराबर। फिर उसके बाद Fe आयरन की बात करो तो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बराबर। अगर आप आयरन को बर्न करो तो वो हीट करती नहीं है, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। आयरन फिलिंग्स यानी खिल्ली, जो खिल्ली हम यूज करते हैं वो तुरंत जलने लग जाती है उसको हीट करो तो। लेकिन जो आयरन होता है जो प्योर फॉर्म में, वो इतना जल्दी जलता नहीं है, वो हीटिंग कॉज करता नहीं है। लास्ट में बचे हमारे कॉपर भैया, बेचारे प्यारे प्यारे। कॉपर डज नॉट बर्न विद बट इट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ओके, एक बोर्ड एग्जाम में आज से 2 साल पहले क्वेश्चन आया था बराबर, कि कॉपर ऑन रिएक्टिंग Cu+O2 बराबर, अगर रिएक्ट होते हैं तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, वो ब्लैक कलर की कोटिंग किसकी है बराबर। तो 4 ऑप्शन दिए थे, यहां पे था Cu+2 और O-2। तो आपको पता है दोनों अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? CuO बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बराबर? कॉपर 2 ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्यों 2 बोलते हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी में +2 दिखाई है, हाँ या ना? तो हमेशा याद रखना, एक छोटा सा VSQ आता है कि एक ब्लैक कलर की कोटिंग अगर कॉपर पे आ जाती है, क्या आ जाती है बेटा? ब्लैक कलर की कोटिंग अगर कॉपर पे आ जाती है तो वो क्या है बच्चों? कॉपर ऑक्साइड है। क्या है वो? कॉपर ऑक्साइड है, हाँ या ना? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या पढ़ने वाले अब हम? अब सुनना ध्यान से, एम्फोटेरिक पढ़ने से पहले AU और AG अच्छे बच्चों को पता होगा। AU और AG के बारे में, AU गोल्ड, AG सर हमने देखा गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी बनाने में यूज होते हैं, है ना? ज्वेलरी पहनते हैं, सालों साल गोल्ड पहनते हैं, उसका कलर नहीं जाता है। उसके पीछे का राज क्या है सर? दे डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो कोरोजन आएगा। इसके लिए उसका भाव ज्यादा है मार्केट में, खबर पड़ रही है, हाँ या ना? अब एम्फोटेरिक, ये वर्ड अच्छे बच्चों को मैंने पहले भी बोला हुआ है, एक जगह मैंने एसिड एंड बेसिस में इस वर्ड को यूज किया था, एम्फोटेरिक। अच्छे बच्चों को याद होगा, बोलो किसको? बेस और जो एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है उसे बोलते हैं। मैंने वाटर के लिए बोला था, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक यानी दोगलापन, एम्फोटेरिक यानी दोगलापन। मैंने बोला था ना, एसिड और बेस के लिए लाइन है वाटर के पास बराबर, कि मानो तो हम एसिड जैसे, ना मानो तो बेस ही सही। कि अगर तुम एसिड बन के आओगे तो हम बेस बन जाएंगे, तुम बेस बन के आओगे तो हम एसिड बन जाएंगे। ऐसा कौन कहता था? वाटर कहता था। सर यहाँ पे जो कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? यानी साला एसिड के साथ बेस बन के रिएक्ट करते हैं।
और बेस के साथ एसिड बन के रिएक्ट करते हैं। ऐसा एक ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला आपको देखने मिलेगा, एल्यूमिनियम भैया। कौन? अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम भैया की वैलेंसी, आलिया की वैलेंसी +3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3। आप लोगों को पता है बच्चों कि मेटल ऑक्साइड्स which react with both acid as well as base to produce salts and water are called amphoteric oxide। क्या बोलेंगे उसको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। एम्फोटेरिक, दोगलापन है बेटा इसका, दोगलापन। देखो कैसे, प्यार से ऑक्साइड बोला है, यानी सर खाली एल्यूमिनियम लूंगा तो चलेगा? अच्छे बच्चों को पता है Al2O3, देखो यहां पे रिएक्शन दी हुई है, समझा रहा हूं। यहां पे Al2O3 प्लस साथ में एसिड लिया हुआ है HCl। अच्छे बच्चों याद करो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीनाबेन की वैलेंसी -2, हाँ या ना? तो सर सिमिलरली H की वैलेंसी +1, क्लोरिनाबेन -1, हाँ या ना? अब सर प्रकृति का नियम है, बराबर, इस दुनिया का नियम है। क्या नियम है सर? कि देखो प्लस वाला किसके तरफ अट्रैक्शन रखता है ना भाई? बॉयज की तरफ, बॉयज की किसकी तरफ अट्रैक्शन होती है? गर्ल्स की तरफ। गर्ल्स की किसकी तरफ? बॉयज की तरफ। बॉयज की तरफ तो करेगा नहीं, है ना? हम अमेरिका में तो है नहीं, हम हिंदुस्तान में है, बराबर। तो सुनना ध्यान से, Al और क्लोरिनाबेन। अब आप मुझे बताओ, एल्यूमिनियम भैया +3, क्लोरिनाबेन -1, हाँ या ना? अली काल्थी क्या बना देगा? अली काल्थी, जाइए गरबा मां, अली काल्थी। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बना देगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सर ध्यान से नोटिस करो, ये O अभी भी बचा हुआ है और H अभी भी बचा हुआ है, तो जरा नोटिस करो, H+1 O-2 क्या बन जाएगा? दोनों की रिएक्शन कराओगे H2O, यानी सर हमारे फाइनल प्रोडक्ट क्या आएंगे? H2O एंड अली काल्थी। तो जरा देखो, वही तो है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्शन कराता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बना देता है वो? अली काल्थी और H2O। फिर उसकी बैलेंसिंग की है, आती है हमको चैप्टर 1 से बैलेंसिंग, हाँ या ना? इसका मतलब सर ध्यान से अगर हम नोटिस करें, अली काल्थी प्लस H2O, ये तो कहीं जाना पहचाना लग रहा है। सॉल्ट प्लस वाटर, क्या था सर? सॉल्ट प्लस वाटर, वेरी गुड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सर, क्या थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? कौन बोलेगा? बोलो, कौन बोलेगा? ध्रुमिल। इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर वो रिएक्शन जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब आप मुझे बताओ, HCl तो भाई जन्मसिद्ध अधिकार से एसिड है, रिएक्शन में बन गया सर सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर बन गया, मतलब सर ये भैया जो है Al2O3 ये बेस बन के रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, यस और नो? सर उसके बाद देखो Al2O3, तो यहां पे क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। हमने ऐसे ही कुछ एसिड और बेस की रिएक्शन में भी देखा था, सोडियम जिंकेट। तब मैंने आपको सिखाया था कि वैलेंसी का खेल कैसे होता है, हाँ या ना? तो आप यहां पे खुद देख सकते हो, NaLO2 बन रहा है। क्या बन रहा है? NaLO2 बन रहा है। NaLO2 बनने का कारण क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। वैलेंसी का कारण है इसके पीछे का, क्या कारण है इसका? वैलेंसी, बराबर। सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एल्यूमिनेट। खबर पड़ रही है, हाँ या ना? ओके, इट मीन सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन क्या मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन घोषित कर दूं? सर एक ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नेचर शो करता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाँ या ना? खबर पड़ रही है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सर क्या करेगा? ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट कर चुका है, इसके लिए उस पर जल्दी से कोरोजन लगता बीइंग अ मेटल, वो उस पर कोरोजन लगता नहीं। जब दो मेटल एक साथ आते हैं ना, तो इतना समझ जाओ उसका जो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमको उसका नामकरण करना होता है। अच्छे बच्चों को पता होगा सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट में सर हम Na पहले लिखते थे, Na2ZNO, Na2ZNO, ये था सोडियम जिंकेट। अच्छे बच्चों को पता होगा। तो क्यों Na के नीचे 2 आया, क्यों Zn के नीचे O आया, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। AGM करो, क्या करो? अवश्य गोखी मारो, बराबर, क्योंकि उसके लिए आपको स्टैंडर्ड 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पे मेटल और लिगेंड के बारे में बात की जाती है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। बोलो। यहाँ पे ऊपर लिखा है कि Ag does not react with oxygen, पर ऐसा होता है ना कई बार कि सिल्वर्स के ऊपर मतलब ऐसे वो ब्लैक पड़ जाते हैं।
कलर डल हो जाता है बेटा, पर वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता, वो मॉइस्चर हमारे पसीने की वजह से होता है। जो पानी होता है ना, पसीने में सॉल्ट होता है, तो एक्चुअली ये पानी की वजह से भी नहीं हुआ, ये एक्चुअली सॉल्ट वाटर हुआ ना, इसकी वजह से उसका कलर डल हुआ। पड़े पड़े कभी कलर डल नहीं होता। पड़े पड़े ज्वेलरी की शॉप में सालों से सोना पड़ा होता है, कभी कलर डल नहीं होता। जब आप उसको वियर करते हो तब जाके उसका कलर डल होता है। सालों से पड़ी हुई सोने की चेन का कलर कभी डल नहीं होता। जब आप उसको पहनते हो, आपके हाथ में पसीना लगता है, तब जाके उसका कलर डल होता है। और वो भी बेटा सिंपल, आप उसको अगर क्या करो, वॉश करते हो ना लिक्विड से या साफ करवा देते हो, फिर से चमचमाती हो जाती है, क्योंकि इट्स नथिंग बट एक छोटा सा कोटिंग आ जाता है उसके ऊपर, वो कोटिंग चला जाता है। बराबर। कोई भी हैवी बेस का अगर आप यूज करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस का, या कोलगेट से साफ कर लेने का, सबसे बेस्ट कोलगेट से साफ कर लेने का, मस्त साफ हो जाएगा। बराबर। चलो बच्चों, यहाँ पे हमको अब आगे बढ़ना है। हमने रिएक्शन ऑफ क्या देखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देख लिया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बाद अब आ रही है रिएक्शन विद वाटर। आप देख रहे हो अभी हम सारी चीजें किसके बारे में डिस्कस करें, मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में बाद में आने वाला। ये रहा हमारा शोरूम। क्या ये हमारा शोरूम है। अब गोडाउन में से एक एक चीज क्या करेंगे, उठा उठा के देंगे। तो दो चीज देखने मिलती है सर, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन सर कुछ केसेस में ऐसा देखने मिलता नहीं है। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है वो फिर, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। समझते बच्चों इस चीज को अच्छे से। समझना इसको अच्छे से। मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर, तो सर रिएक्ट करेंगे कुछ मेटल, तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेंगे और साथ में रिलीज करेंगे हाइड्रोजन गैस। लेकिन सर कुछ क्या बना देंगे, सीधा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना देंगे सर, मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस के फॉर्म में रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये NaOH CaOH ट्वाइस, ये सारे है क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड है ना। आज हमको यहाँ पे पता चलेगा। नोटिस करना बच्चों, सिंपल सिंपल लॉजिक है। मेटल्स, ओके, तो सुनना ध्यान से। यहाँ पे बताया हुआ है कि वाटर अलग अलग चीज पे रिएक्ट करता है। भाई वाटर का भी स्टेट कभी हॉट होगा, कभी माइल्ड होगा, कभी बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। तो सर सिंपल सा लॉजिक है, जो मेटल रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, वो कौन होती है, कनक। जो कनक है, जो कनक है, जो कनक है वो हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ओके, तो कोल्ड वाटर के साथ उसकी रिएक्शन पॉसिबल है। रिएक्ट विथ स्टेम, स्टेम यानी भाप, वाटर वेपर, वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, अल्फीजा, अल्फीजा कौन रिएक्ट करेगा, अल्फीजा। हिंदी में लिखना है, अल्फीजा। चलो भाड़ में जाए। नो रिएक्शन विथ H2O, सर पानी के साथ कौन रिएक्शन नहीं करता, लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। देखो आ गया, बोला ना मैंने, पानी के साथ उनकी रिएक्शन नहीं होती। बराबर। इसका मतलब सर अगर गोल्ड चेन या सिल्वर चेन का कलर डल हो रहा है तो उसके पीछे आपका स्वेट है, क्योंकि स्वेट इज नथिंग बट सॉल्ट प्लस वाटर। उसके अंदर सॉल्ट होता है, तो वो सॉल्ट की वजह से क्या हो जाता है, उसका कलर डल हो जाता है। बाकी पानी की भी ताकत नहीं है कि वो उसका कलर डल कर पाए। रिएक्शन विथ हॉट H2O, गर्म पानी के साथ आप मैग्नीशियम की रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर मेटल्स की बात करें तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। ओके, बबल्स की तरह फ्लो करते हैं। ओके, अगर आपने नोटिस किया हो जो हमारे वॉशिंग सोडा वगैरह है, अच्छे बच्चों को पता होगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, बोला तो था नट्टू को 3 बार 10 ग्लास पानी, वॉशिंग सोडा। तो नट्टू, नट्टू कौन है, सोडियम, सोडियम है। तो इसका मतलब सर जो मेटल है, यानी हम जो बेस ले रहे थे, जो मेटल हो रहे थे, जो बबूले बन रहे थे, एक्चुअली वो बेस की वजह से बन रहे हैं। तो आज पता चला उन बेस में किसका कंटेंट मौजूद है, मेटल का। ओके, अब जो ये रिएक्शन हमने लिखा है, इनकी रिएक्शन देखो, रिएक्शन कैसे होती है, यहां पे हम देखेंगे उनकी रिएक्शन कैसे होती है। देख रहे हो आप, Na कौन है भाई, सोडियम। सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा NaOH बनाएगा, H2 होगा और हीट रिलीज होगी। सर ऐसा ही कुछ हमने बेस के साथ देखा था, डाइल्यूशन रिएक्शन, याद है चैप्टर नंबर 2, हमने उसमें एसिड को डाइल्यूट किया था। यहां किसको डाइल्यूट किया जा रहा है, बेस को। सर कोई भी चीज स्ट्रांग होती है, अगर आप उसको डाइल्यूट करने जाओगे
हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हीट। आप देख सकते हो सोडियम के अंदर जब पानी डाला तो NaOH एक बेस तो बन गया, H2 गैस भी रिलीज हुई, और क्या रिलीज हुई साथ में? हीट रिलीज हुई। फिर तो क्या है बच्चों? बैलेंसिंग है। अच्छे बच्चों को पता है कि H2O में क्या होता है? दो चीज होती है, एक H+1 और एक OH-1 होता है। ओके, और Na तो आपको पता ही है क्या होता है? +1। तो सर सिंपल सा लॉजिक है, +1 प्लस वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाली को खींचेगा तो NaOH बनाएगा। अब खाली अकेला H तो अनस्टेबल है, तो H2 गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? H2। पता चल रहा है बच्चों को? सर फिर उसके बाद जरा ध्यान से नोट करेंगे। ए भाई क्या हो गया? बच गए। कैल्शियम की जब पानी के साथ रिएक्शन कराई तो अच्छे बच्चों को पता है कैल्शियम होता है +2। पानी के अंदर दो चीज होती है, H2O के अंदर दो चीज होती है, एक होता है H+1 और एक होता है OH-1। ओके, पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा? नेगेटिव वाली के साथ। तो क्या बना देगा? CaOH ट्वाइस। शादी होगी ना दोनों की, तो ये +2 और वो -1, शादी करेंगे तो 2 नीचे, उसके पाँव में 1। हाँ या ना? तो सर इस तरह से बन जाएगा Mg + H2 वही होगा MgOH ट्वाइस। हाँ या ना? क्योंकि Mg की भी बराबर मामा, काकू, फीबा, पिज्जा ये सब की वैलेंसी +2 है। खबर पड़ रहा है या नहीं? एल्यूमिनियम भी जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बना देगा और H2 गैस क्या होगी? रिलीज होगी। सिमिलरली आयरन भी जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 + H2, Fe3O4 + H2 डाइहाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है। खबर पड़ रही है? सब में कॉमन पॉइंट क्या है सर? सबका कॉमन पॉइंट अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, सबसे पहली चीज तो सर देखो, पानी तो सब में है, रिएक्शन विथ मेटल हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? अभी ये मेटल प्लस वाटर हो रहा है। क्या हो रहा है? तो बन क्या रहा है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देख लो ये सारे आपके सामने क्या दिख रहे हैं आपको? मेटल ऑक्साइड। क्या है ये आपको? मेटल ऑक्साइड। बराबर, इन सबके साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी निकलती हुई दिख रही है। हाँ या ना? बोलो, कोई डाउट है यहां तक? नहीं है सर। बराबर, अभी तक हमने देखा रिएक्शन विथ एयर, हमने देखा रिएक्शन विथ वाटर, बट सर यहाँ पे जो वाटर यूज किया है किसी में कोल्ड है, किसी में हॉट है। सिर्फ कोल्ड और हॉट को याद रखेंगे, बाकी सब भाड़ में जाए। तो याद रखना, कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करती है? कनक। बराबर, और भाप के साथ अल्फीजा, भाप के साथ अल्फीजा। तीनों स्टेट वाटर के याद रख लेते हैं, कोल्ड, हॉट और स्टेम। कोल्ड यानी थोड़ा सॉलिड फॉर्म जैसा हो गया, और हॉट यानी थोड़ा लिक्विड फॉर्म जैसा हो गया, और वेपर यानी गैसियस फॉर्म जैसा हो गया। तो सर स्टेम के साथ अल्फीजा, कोल्ड वाटर के साथ कनक, और हॉट वाटर के साथ मगन। हॉट वाटर के साथ मगन। बराबर, मगन हॉट है। बराबर, मगन को याद रखना, मगन हॉट है। बराबर, मगन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बोलो बच्चों, कोई डाउट है यहां तक? रिएक्शन विथ एसिड, डाइल्यूट एसिड लिखा है सर। क्या लिखा है यहां पे? डाइल्यूट एसिड। कैसा एसिड लेंगे? कैसा एसिड लेंगे सर यहां पे? कैसा एसिड दिख रहा है हमको यहाँ पे? डाइल्यूट। कौन बता पाएगा डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? फटोफट स्पीडीली वेदिका बोलेगी। हाँ बेटा, गलत जवाब रुद्र बोलेगा। नहीं पता, प्रिया बोलेगी। चलो, और सर मैं तो ऐसे हाथ ऊपर करी थी। खाया आता है? बोलो। डाइल्यूट में वाटर का प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोला है, प्रपोर्शन नहीं बेटा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर। डाइल्यूट एसिड क्या बोलेंगे उसको? डाइल्यूट एसिड, निकम्मा एसिड, खाली नाम का एसिड, एसिड के नाम पे धब्बा। बराबर, कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई डाइल्यूट एसिड से। बराबर, तो सर ये रहा हमारा शोरूम। क्या है हमारा ये? अब एक एक गोडाउन बनाएंगे नीचे प्यार से। देखो ये सारा शोरूम में दिखाने के लिए। सर मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। इको तो कहीं देखे ना लगता है। एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। सर एसिड प्लस मेटल या मेटल प्लस एसिड, बात तो एक ही है भाई। ये कैसे पता चला बात एक ही है? एक बहुत पुरानी जोरदार हमारी ये शायरी चलती है, बराबर, उसमें ऐसा सुना था, कद्दू पे चाकू गिरे या चाकू पे कद्दू, कट्टा तो कद्दू ही है। सही बात है या नहीं? वो खरबूजा बोलते हैं, खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा, कट्टा तो
तरबूजा ही है। वैसे ही सर मेटल प्लस एसिड बोलो या एसिड प्लस मेटल, क्या कर रहे हो सर, ये तो वही वाली रिएक्शन है सारी, याद है हमको। तो देखो CuAgHg बराबर कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, एक्सेप्शन है ये। क्या एक्सेप्शन है सर? कॉपर, सिल्वर एंड मर्क्यूरी बराबर, कॉपर, सिल्वर एंड मर्क्यूरी डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ओके, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते नहीं है, सिल्वर कॉपर बराबर। चलो स्टार्ट करें। तो सर जो रिएक्ट करते हैं देखना ध्यान से, रिएक्ट में कौन कौन रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम। सर देखो यहाँ पे ये रहे सारे एसिड, एसिड में हमने हमारा सबसे प्यारा एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, डाइल्यूट एसिड है ये, HCl। क्या लिया है हमने? HCl। अब सर आप बोलोगे, आपने तो सिखाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, HNO3 और H2SO4, तो यहां तो सर HCl है, पर बोला ना मैंने डाइल्यूट है, एसिड का प्रपोर्शन कम है, वाटर का प्रपोर्शन ज्यादा है, समझना यहाँ पे ध्यान से। Fe, सर Fe सुनना ध्यान से, Fe+2 बराबर, मामा काकू फीबा Fe+2 बराबर, और HCl में हमें बहुत ही अच्छे से पता है सर H+1 Cl-1। तो सर देखो चौखी बात है ना, पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव वाली के साथ ही जाएगा, तो Fe अगर +2 है, Cl-1 है, दोनों की शादी कराओगे FeCl2 बनेगा, कोई शक नहीं हमको इसमें, हाँ या ना। आयंस वाला वीडियो ऑलरेडी हमने डाल रखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद Mg+2 HCl, सर यहाँ पे भी वही हो रहा है, Mg मामा काकू, तो मामा की वैलेंसी, Mg की वैलेंसी भी सर +2, सर Zn की वैलेंसी भी +2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी सर +3, तो सर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? अलीकाल्थी प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। देख सकते हो आप लोग, सर सब में बता देते हैं, अब बच्चों को डाउट नहीं रहना चाहिए। Zn+2 होता है और यहाँ पे HCl वही वाला +1 और -1, प्लस वाला जाएगा माइनस वाली के साथ बराबर, तो क्या बना देगा? ZnCl2 शादी करके, हाँ या ना। सिमिलरली सर एल्यूमिनियम +3 होता है, HCl में क्या होता है? +1 और ये होता है -1, +3 इसके साथ जाएगा माइनस वाली के साथ, तो अलीकाल्थी बना देगा। क्या बना देगा? है ना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी इधर आ जाएगी, उसकी वैलेंसी उसके पाव में चली जाएगी, और सर डाइहाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। फिर तो बैलेंस करना है भाई, क्लोरीन 3 तो क्लोरीन 3 होने चाहिए, लेकिन सर यहाँ पे तो देखो 6 करने पड़ेगा, क्यों? एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन देखो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6, हाइड्रोजन 3 2 जा, यहाँ पे 6, खबर पड़ रहा है, हाँ या ना। किसकी रह गई? मैग्नीशियम की रह गई। मैग्नीशियम में भी वही है सर कि Mg होता है +2 और HCl में कौन है? Cl-1, तो रिएक्ट करेंगे दोनों, MgCl2 बनाएंगे। जो H+1 बचा सर वो क्या करेगा? डाइहाइड्रोजन गैस के फॉर्म में भटकेगा, यहाँ वहां निकल जाएगा, रिएक्शन होगी तो। खबर पड़ रही है, हाँ या ना। तो सर एसिड प्लस मेटल बोलूं या मेटल प्लस एसिड, रिएक्शन तो वही है, हमने इसमें कुछ नया सीखा? एक्चुअली यही चैप्टर 2 का हमने रिवीजन किया, बट नवा सिर्फ एक चीज सीखी कि कौन इनसे रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट एसिड से? कॉपर, सिल्वर एंड मर्क्यूरी। कौन रिएक्ट नहीं करता बच्चों? कॉपर, सिल्वर एंड मर्क्यूरी। यस और नो? हाँ, गोल्ड भी डाइल्यूट एसिड है ना बेटा, पर गोल्ड भी नहीं करेगा ना, ऐसा बोल रहे हो। हाँ गोल्ड भी नहीं करेगा, सही बात है। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट। ओके, अब सुनना ध्यान से, इस चीज को जरा समझना। ये एक्चुअली हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या ये? आपको मैं एग्जांपल से बता देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेटल लेते हो, क्या लेते हो बच्चों? ये हमारा एक्चुअली है क्या? ये हमारा शोरूम है। शोरूम याद रखना है कि जब आप मेटल और सॉल्ट सॉल्यूशन बी का लो तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए का बनेगा प्लस मेटल बी। सर ये देखो बहुत ही प्यार से हमने देखा था ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe भैया 604 के साथ डाला तो बन गया FeSO4 प्लस Cu। सीखा है ना सर ये तो हमने। Fe क्या होता है? +2 है ना, और कॉपर जो है वो +2 बराबर। ओ नो ब्रदर, कॉस 100 चोर तो 100 क्या है सर? -2। कॉपर +2, SO4 -2, Fe +2, और यहाँ पे आप देख सकते हो FeSO4 बन गया। सर कैसे? सर देखो पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा? नेगेटिव वाली के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों Fe है एक्चुअली +2, SO4 है -2, तीर वाली पोजीशन आ जाएगी, हाँ या ना।
तीर वाली पोजीशन आ जाएगी तो क्या बन जाएगा FeSO4, हाँ या ना? कोई डाउट है? नहीं है, बराबर। तो सर कॉपर भैया बेचारे अकेले रह जाएंगे, तो हाँ भाई देखो अकेले हो गए। सर यही तो बता रहा है कि रिएक्टिव मेटल, सुनना ध्यान से, हमने पढ़ा था ऐसा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर से अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन, व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल displaces the lower reactive metal from its own compound, then the reaction is called displacement reaction। तो रिएक्टिव मेटल सर लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, उसके ही घर से लात मार के निकाल रहा था। सल्फीना बिन कॉपर भैया के साथ जाती हुई हमको यहाँ पे दिख रही है, हाँ या ना? तो सर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कॉज आपको पता होना चाहिए, बराबर। जो आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया, बट तब सर हमने ये नहीं पढ़ा था कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव। ज्यादा रिएक्टिव यानी कौन पहले समझ जाता है, कौन पहले बॉन्ड बना लेता है, ज्यादा रिएक्टिव। कौन देर से बॉन्ड बनाता है, बाद में समझता है, लेस रिएक्टिव। ओके, तो यहां पे हमारा भ्रम आज दूर होने वाला है। रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों क्या पढ़नी है उसके लिए हमको, कि सर कौन सा एलिमेंट कब रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, ये किसने बताया भाई, रिएक्टिविटी सीरीज ने। किसने बताया ये? देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है। रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है आप लोगों को, एक बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी शॉर्ट ट्रिक है, अच्छे से ध्यान देना, आपको अभी के भी रिएक्टिव सीरीज याद हो जाएगी। रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने का मस्त प्यारा प्यारा शॉर्ट ट्रिक, 3-3 का ग्रुप बना लो। देखना ध्यान से, इसको प्यार से बोलने का कनक, कनक, माला, जू, फी, प, ह, कू, पकू, बराबर, पकू गए हाजी अली, हाजी अली, बराबर। कनक, माला, जूफी, पकू गए हाजी अली, बराबर। कनक मीन्स क्या हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना। कनक हमने किसके लिए बोला, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव। कैसे है ये, कैसे पता चला था हमको ये? सर सिंपल सा लॉजिक है, जैसे हमने उनको केरोसिन के बाहर निकाला, खुद ब खुद ऑक्सीडाइज होने लग गए, जलने लग गए सर, रिएक्ट विगरसली, बहुत जोरदार गंदी तरीके से रिएक्टिंग करने लगे, बराबर। तो सर ये क्या हो गए, मोस्ट रिएक्टिव हो गए। कौन? कनक। कनक के बाद आती है रिएक्टिव सीरीज में माला की बात, बराबर, उनसे थोड़े कम रिएक्टिव आते हैं, माला यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है देखो अब अगेन आयरन, लेड, फिर यहां पे क्या है, हाइड्रोजन भैया, फिर ये कॉपर, फिर यहां पे मर्क्यूरी, गोल्ड एंड सिल्वर। इसका मतलब सर ये जरा देखो, हाँ सिल्वर एंड गोल्ड, सॉरी, एजी सिल्वर, एयू लेस रिएक्टिव, यानी रिएक्शन नाम की करते ही नहीं है, मतलब सालों साल। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। हाँ वो ब्रैकेट में दिया हुआ है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बट सर फिर भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी हैं, इसके लिए उसको यहाँ पे डाला हुआ है, बराबर। हाइड्रोजन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन रहा था तो मेंडलीव भैया को यही कंफ्यूजन था कि इसको मेटल में डालूं नॉन मेटल में डालूं, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल के जैसी बिहेव कर रही है। उसका रीजन है, हम चैप्टर 5 में इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, अभी सिर्फ समझ लो कि इस तरह से सर यहाँ पे हमको दिख रहा है। ओके, अब जरा समझना यहाँ पे कि रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बराबर, फिर जिंक, जिंक के बाद आयरन, लेड, HCU, Hg, सिल्वर, कॉपर, ये सब। ओके, अब आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, हाँ या ना? सबसे पहले हमने पढ़ा था Fe प्लस CuSO4, ये उसको निकाल रहा था। फिर हमने पढ़ा था Zn प्लस CuSO4, फिर हमने पढ़ा था Pb प्लस CuSO4। सारे केस में सर हमको यही देखने मिल रहा था, अच्छे बच्चों को याद होगा, FeSO4 बन रहा था, यहाँ पे ZnSO4 बन रहा था, यहाँ पे PbSO4 बन रहा था, साथ में कॉपर भैया बेचारे नल्ले रह रहे थे, सिंगल हो रहे थे, हाँ या ना? खबर पड़ रही है? तो आप जरा नोटिस करो यहाँ पे Fe और कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर पहले आता है कि Fe पहले आता है? Fe, इट मीन सर Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना? Fe इज मोर पैसे वाला देन कॉपर। तो पैसे वाला जिसके पास ज्यादा, लड़की उसके पास, बराबर, आईफोन का कमाल हमें देखने मिल रहा है। चलो फिर उसके बाद Zn और Cu, आप देख सकते हो Zn पहले आता है कि Cu? सर Zn पहले आता है, Cu बाद में आता है।
तो Zn इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसने किया क्या, सल्फिनाबिन को छीन लिया, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो Pb, सर लेड, देखो कंपेयर टू कॉपर लेड इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, हाँ या ना। तो लेड ने भी कॉपर भैया को धोखा दे दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अच्छे बच्चों को पता होगा क्या यहाँ पे उसने सल्फिनाबिन को नहीं क्लोरिनाबिन को छीना था। CuCl2 था, ये भी CuCl2 बना, PbCl2, हाँ या ना। बोलो कोई डाउट है किसी को, रिएक्टिविटी सीरीज में याद रहेगी रिएक्टिव सीरीज, हाँ या ना। कैसे याद रखोगे, पॉकू गए हाजी अली, बराबर, हाजी अली, हाँ हाजी अली वो वैकेशन आएगा ना अभी, हाजी अली नहीं, वो महाराष्ट्र में टापू है वो, है ना, दरगाह पे सब दर्शन करने जाते हैं, हाजी अली। भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, ये कनक माला ज़ूफ़ी बहुत पुराना हो चुका है। मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो मेरे पास कटरीना को भी फेल करने वाला जोरदार है, बराबर, उसकी टेंशन मत करो। नहीं, मुझे मेरा ट्विस्ट चला जाएगा, मेरा ट्विस्ट चला जाएगा। ना ना ना, पढ़ाऊंगा ना, किसने बोला, पर ये तो खाली ऊपर ऊपर चल रहा है, तभी इससे भी ज्यादा डीप में समझाओगे। हाँ तो क्या, समझा रहा सर, दिवाली के बाद। अरे इतना अगर तुम लोगों को नहीं, मेरे को ऐसा है कि मैं और अच्छे से समझाऊंगा, कुछ कुछ चीजें जो मुझे लगती है उसको और डिटेल में लेके जाऊंगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। चलो यहाँ पे समझते बच्चों अच्छे से, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल एक्चुअली समझाऊंगा उसमें मैं इसी तरह से, बट थोड़ा धीमे धीमे समझेंगे। ये रिएक्टिविटी समझ में नहीं आई, आपका फॉर्मूला दिखाओ ना। नहीं नहीं, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मिस्टेक हो गया मुझसे। चलेगा चलेगा, बाद में। चलो बच्चों ध्यान दो, हमको कंप्लीट करना है। सर रिएक्टिविटी के पहले हमने स्टैंडर्ड 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ वैलेंसी करके सीखा था, जो हमने आपको चैप्टर 12 में भी बताया कि देखो सिल्वर के पास लिखा जाता है बच्चों Ag+1, Cu+2, बराबर, क्या लिखा जाता है, Cu+2, और एल्यूमिनियम +3। इट मीन सर इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल में 2, इसके वैलेंस सेल में 3, वैलेंस सेल लास्ट ऑर्बिट में। ओके, इसके लास्ट ऑर्बिट बोलो, वैलेंस शेल बोलो, बराबर। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था कि सर जिसमें ऐसा हमको कुछ सिखाया गया था मस्त, इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, बीच में न्यूट्रॉन और इधर प्रोटॉन होता है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन गरबे कर रहा होता है ऐसे 4 ऑर्बिटल में, हाँ या ना। अभी गरबा गया हमारे आसपास 3, और ये चौथी ऑर्बिटल, हाँ या ना। तो सर ये जो चौथी वाली ऑर्बिटल होती है ना, ये होती है वैलेंस, बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ना, वो उसकी वैलेंसी होती है। क्या होती है, वैलेंसी यानी औकात, बराबर। किसकी औकात, बॉन्ड बनाने की, कि बॉन्ड बनाने की कितनी औकात है, वो क्या होती है, वैलेंसी होती है। हट जाओ भाई, इरेजर लान दो। चलो अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सर ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल आपको यहां पता होना चाहिए, समझना जरा ध्यान से बच्चों। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर, कि वो एलिमेंट की टेंडेंसी कितनी है टू अटेन द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ओके, अगर आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पहले समझा दूं कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है। ओके, आप लोगों को ये तो पता है सर, सोडियम 281, बराबर, ये सोडियम जो है Na, बराबर, इसका जो आप देख सकते हो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको बताया हुआ है। एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। ओके, उसके डबल उसका क्या होता है, मास होता है, बराबर। सोडियम का अगर मैं मास बोलूं तो 23 के आसपास है, बराबर, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि उसके पास कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सर यहाँ सोडियम के पास देखो 11 है, कितने हैं, हमने मैजिक नंबर करके कुछ पढ़ा था, है ना, 2,8,8 ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, बराबर, 2,8,8 इस तरह से 2, 8, 18, 32 सारे ऑर्बिट्स की कैपेसिटी के पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हाँ या ना। तो सर ये सारी उसकी क्या थी, कैपेसिटी थी, क्या थी उसकी, ये कैपेसिटी थी, बराबर। अब आप मुझे बताओ 2,8,1, तो सोडियम के पास से ये 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बेटा उसको कितना चाहिए,
ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग यहां पे उसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब जाके वो एलिमेंट स्टेबल है। स्टेबल यानी सुखी संसार। अब किसी से रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो सर रिएक्ट करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो सोचो कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी उसको, कितनी एनर्जी लेके 7 इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो वो ऐसा सोचता है भाई मैं नाटक क्यों करूं, मैं 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ला सकता, क्यों ना मेरा जो एक छिल्ला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसी को हटा दूं, है ना, जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हटा दूं, चल भाग नहीं चाहिए मेरे को, बराबर, हाँ या ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास फिर कितने हो जाएंगे, 2 और 8, हाँ या ना। एक इलेक्ट्रॉन को मैं डोनेट कर दूं, क्या कर दूं, हटा दूं, दे दूं, डोनेट कर दूं, दान कर दूं। तो सर सीधी सी बात है, अगर मेटल दान कर रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे दान करते हैं हम, सामने लेने वाला होगा तो दान करो, जब भगवान को दे दिया जाओ जय श्री कृष्ण, बराबर, जिसने खाया होगा बराबर, हमको नहीं पता भाड़ में जाए, ऐसा हम कर सकते हैं नहीं है भाई। दान दो तो कोई स्पेसिफिक होना चाहिए सामने। सर देने वाला तो पता चल गया सोडियम है, अब लेने वाला कौन है, कैसे बॉन्ड बनता है सर, बॉन्ड की फॉर्मेशन, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पे हमको सीखने मिलेगा बच्चों। तो सर सोडियम जो कि कैटायन है, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला, ओके, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिला है, नवरा है, आप देख सकते हो। अब सर क्लोराइड आयन, क्लोराइड एक एन आयन है, नेगेटिव आयन है, फिर कल बाहर आई सर कल वाली का चार्ज -1। सर -1 क्या बता रहा है, -1 बता रहा है भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बराबर। तो सोडियम भाई इसको मिला, सोडियम भाई इसको मिला, Na+1, क्लोरीना बेन -1, कमी पूरी की, उसके पास ज्यादा इसके पास कम, कमी पूरी होनी जरूरी है। तो सोडियम ने बोल दिया कि भाई देख तेरे पास वैलेंसी में 7 है, तुझे तेरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत मुश्किल पड़ेगी, तो मैंने ऐसा सोचा मैं मेरा एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता हूं, डोनेट कर देता हूं। तो तू कौन बन जा, एक्सेप्टर बन जा, तू मेरा वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या कर, तू मेरा वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, गेन कर ले। तो यही हो रहा है कि सोडियम का छोड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है और बॉन्ड बना देता है। दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है बच्चों, NaCl, क्या बन जाता है फिर। अब आप लोग मुझे बताओ, सोडियम जो कि एक मेटल है, क्लोरीना बेन जो कि एक नॉन मेटल है, ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, खबर पड़ रहा है, हाँ या ना। तो सर इस तरह से जो आयन को शेयर करके, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड तो इसको बोलेंगे, बट जो बॉन्ड शेयर हुआ वो आयोनिक बॉन्ड हुआ ना। कैसा बॉन्ड बना भाई, आयोनिक बॉन्ड बना, कैसा बना, आयोनिक बॉन्ड बना। आयोनिक बॉन्ड यानी रुद्र इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना, कैसे बना बेटा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। समझाता हूं आपको क्या हुआ। इसके अलावा वो कार्बन वाला, कार्बन के +4 होती है, पर नहीं वो डोनेट नहीं करता, वो सिर्फ शेयर करता है ना। कार्बन है वो क्या है, वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। मैंने क्या बोला, ये चैप्टर मुझे फिर से कराना है। ये टॉपिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो तुम असल जिंदगी में जो केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वो ये है। अभी तक तो साला सब मोह माया थी केमिस्ट्री के नाम पे। असली केमिस्ट्री ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूमते हैं, वो करते हैं। तो मैंने बोला ना, वो अपने अलग से सीखेंगे। तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं कह सकते कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। हाँ, वो ल्यूइस एसिड बेस की प्रॉपर्टी है। ल्यूइस एसिड बेस, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो, बराबर, वो इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की पेयर लेता कौन है, नॉन मेटल। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स, ओके, ऐसा आप उनको कह सकते हो बच्चों, बराबर। देखो यहाँ पे बॉन्ड अच्छे से आपको यहां दिखेगा, ध्यान दो, यहाँ पे दिख रहा है आपको Na, बराबर, Na के साथ Cl देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2, इसके पास एक X की कमी है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये यहाँ पे हमने डॉट से बताया, बराबर। तो ये डॉट इसके पास चला गया, यानी ये प्लस बन गया, प्लस यानी पॉजिटिव हूं मैं, अब स्टेबल हूं, मेरे पास 2 और 8 है, बराबर, मैं अब स्टेबल हूं, मुझे अब और कोई चाहिए नहीं। उसने उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसको दान कर दिया, बराबर। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर,
बराबर। ये एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, कमी है, इसको हम डिटेल में हमारे लेक्चर में सीखेंगे। ओके, अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि इस तरह से बॉन्ड बनता है। सर ऐसा बॉन्ड तो बन गया, कंपाउंड भी बन जाएगा NaCl। NaCl जो कि एक कंपाउंड है, तो कैसा कंपाउंड है सर ये? आयोनिक कंपाउंड। काहे आयोनिक कंपाउंड भाई? इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना ना, किसी ने डोनेट किया तो किसी ने एक्सेप्ट किया, हाँ या ना, लेन देन हुआ, संबंध बन गया। क्या बन गया? संबंध बन गया, कंपाउंड बन गया। द कंपाउंड formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal are called ionic compound और electrovalent compound। electrovalent, electrovalent क्या वर्ड बोला है बच्चों? electrovalent, electrovalent, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, वैलेंट मतलब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। भाई दान तो दिया, किसका दान? इलेक्ट्रॉन का दान, बट क्या सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए क्या? नारे ना, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन को दान देके जो कंपाउंड तुमने बनाया, जो संबंध तुमने बनाया, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बोलो कोई डाउट है बच्चों को? नहीं है? पक्का भी आपको आयोनिक कंपाउंड आयोग पता चल गया होगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई? फिजिकल नेचर बताओ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, सॉल्युबिलिटी बताओ कितना घुलेगा कितना नहीं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताओ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं। तो थोक के डाले ना इन बातों को दिमाग में, बहुत ही अच्छा है ये। फिजिकल नेचर सर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड एंड जनरली ब्रिटल। ब्रिटल यानी कठिन, ब्रिटल यानी कठिन। सर कठिन होते हैं आयोनिक कंपाउंड। नमक आपने देखा, नमक कठिन कैसा होता है? आपके घर पे जो नमक आता है वो कठिन नहीं है। काला नमक लेके आओ, काला नमक लाल लाल कलर का आता है, उसको फोड़ फोड़ के बनाते हैं फिर हम, तो वो कैसा कड़क होता है? ब्रिटल होता है। हाँ, तो दे आर सॉलिड एंड हार्ड एंड ब्रिटल। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है सर और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, दोनों ही ज्यादा है। खबर पड़ रही है? थर्ड चीज सर, सॉल्युबिलिटी। क्या मिक्स हो जाएगा? नमक मिक्स हो जाता है? हाँ, सुनना ध्यान से। जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। इसका मतलब सर केरोसिन, पेट्रोल, ये सबको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब सर आयोनिक कंपाउंड पानी में तो मिक्स हो जाएगा बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स होगा नहीं। बोलो कोई डाउट है? नहीं ना। सर लास्ट में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस पे एक क्वेश्चन भी आता है कि सर जब एक खाली पानी था, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका, याद रखना एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे, अब मैं डिस्टिल वाटर लेके आऊंगा, हमारे घर पे आता है वो टैप वाटर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन जो डिस्टिल वाटर होता है ना, जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं, उसके अंदर आयंस ही नहीं होते। समझो ध्यान से, अगर हमने पानी में, पता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, चैप्टर 2 NaOH, NaOH में क्या था? Na+1, OH-1 के आयन, OH-1 के थे गधो, ये तो बना था, Cl-1 था। खाली हाँ हाँ कर रहे हो। Cl-1 यानी सर देखो Na+1 Cl-1 सारे वेले वेले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। Na के पास कितना वेले इलेक्ट्रॉन? एक। क्लोरिनाबिन के पास एक कमी है, 7 वेले है। एक कमी है, 7 वेले है। तो सर अगर ऐसे सॉल्यूशन में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो पास होगी? हाँ होगी। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेले इलेक्ट्रॉन, पढ़ा था हमने ऐसा कुछ? हाँ या ना? तो सर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? तो हाँ भाई होगी। आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अगर आप एक नमक को रखोगे, नमक के कट्टे, जो काला नमक आता है उसका गट्ठा रखोगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं, लेकिन वही गट्ठे को आप पानी में मिला दोगे तो क्या होगा? फिर उसके आयंस मिक्स हो जाएंगे ना वाटर में, तो वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। हाँ या ना? लेकिन सर ये चीज हमने क्या देखी यहां पे अभी कि मोल्टन फॉर्म, मोल्टन फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म, पिघला हुआ, लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी भाइयों बहनों, सॉलिड फॉर्म में होगी? क्यों नहीं होगी? आयंस एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, उनको फ्री होके भटकने का टाइम होता, वो स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं वो? स्टेबल होते हैं। Na बेचारा स्टेबल, Cl बेचारा उसका एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल। अब ये सॉलिड फॉर्म में है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन पानी में मिला देंगे ना तो पानी इनका छुट्टा छेड़ा कर देता है, पानी इनका छुट्टा छेड़ा कर देता है, आयन सेपरेशन कर देता है। हाँ या ना? तो सर सेपरेशन हो रहा है तो हमको पता चल जाएगा। यस और नो? चैप्टर का लास्ट टॉपिक और थोड़ा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, ऑकरेंस ऑफ मेटल। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम?
कि सर ये तो आपने बता दिया किसकी क्या प्रॉपर्टी, कौन छोटा मोटा, गलेगा नहीं गलेगा, सोनरस होगा क्या होगा, भाड़ में गया सब कुछ, बराबर। तो सर ये सब आपने तो बता दिया, बट आपने ये नहीं बताया सर कि ये सब आए कहां से, है ना। ये तो हमें पता ही नहीं है इनका ऑकरेंस कहां से, कि ये सब आए कहां से है, यस और नो, कि ये सब आए कहां से है। तो समझने वाली बात है भाई, जमीन के नीचे से हमको आयंस मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, बराबर। तो सर अगर सोना जमीन के नीचे से मिलता है तो सर जमीन के नीचे खोदेंगे, सोना मिल जाएगा, वही जाके बेच देंगे ज्वेलर को, ऐसा होगा भाई। इम्प्योरिटी तो होगी ना, जमीन के नीचे माटी ही माटी है, मिट्टी ही मिट्टी है ना। गैंग है, गैंग, गैंग आएगा अभी, गैंग्यू नहीं, गैंग्यू बाई नहीं है बेटा, वो गैंग है। क्या है वो? गैंग अभी आएगा। जो मेटल के अंदर इंप्योरिटीज होती है उसको गैंग बोलते हैं, गैंग बना के बैठा होता है इंप्योरिटीज की, देखना ध्यान से, पता चलेगा अभी। सर मिनरल्स, जब हमको कोई एलिमेंट या कंपाउंड नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में से मिलता है तो उससे हम मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों मिनरल्स को? द एलिमेंट्स, मेरे साथ बोलो, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स वो सर जो अर्थ के क्रस्ट में से मिलेगा, जमीन के नीचे से मिलेगा, या वो एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट यानी खुद सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, या तो वो कंपाउंड भी हो सकता है। फिर उसके बाद सर ओर्स, ओर्स यानी क्या, समझना ध्यान से। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स यानी क्या सर, जमीन के नीचे से एलिमेंट कंपाउंड मिला, लेकिन वो मिनरल है, लेकिन वो मिनरल अगर हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कब प्रॉफिटेबल है? जब मैं उसके अंदर से इंप्योरिटी को हटा दूं, हाँ या ना। ये सारी चीजें सर हमने जब चैप्टर नंबर 2 9th स्टैंडर्ड इस मैटर अराउंड अस प्योर, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ सेपरेशन देखे थे, है ना। वेरियस टाइप ऑफ सेपरेशन, इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन, है ना, कंडेंसेशन के, फिर बाद में क्रिस्टलाइजेशन, वेरी गुड। फिर ये सारे हमने देखे थे ना, जो सेपरेशन थे। जो सेपरेशन क्या करते थे, अलग अलग टाइप के सेपरेशन अलग करना, सेपरेशन यानी अलग करना। तो अगर मैं मेरे मिनरल को इंप्योरिटी से अलग कर दूं और वो मिनरल अगर मुझे पैसा कमा के देगा, मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, तो उसे मैं ओर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अब हम चर्चा करेंगे ओर की। किसकी चर्चा करेंगे? कि ओर कैसे हमारे प्रॉफिटेबल है। तो सुनना ध्यान से, ये कनक और माला, कनक माला वेरी रिएक्टिव है, बट नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस यानी तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ा तो इलेक्ट्रोलिसिस, डीकंपोजिशन रिएक्शन, हाँ या ना। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी पास करके तोड़ेंगे उसको तो क्या होगा? डिकंपोज होगा, टूटेगा, छूटा छेड़ा होगा, हाँ या ना। सर फिर देखना ध्यान से, माला के बाद जूफी और पॉकू, जूफी और पॉकू, बराबर, जूफी, पॉकू और हुजूर। जूफी, पॉकू और उनके हुजूर मॉडरेटली रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करते, कम रिएक्ट भी नहीं करते। ऑकर है सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट। ओके, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। रिडक्शन में क्या होता था बच्चों? हाइड्रोजन ऐड, ऑक्सीजन। जीए वाले जो भी आपको मिलेंगे ना, ये सल्फाइड्स के फॉर्म में है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में है। इनके साथ या तो सल्फाइड जुड़ा हुआ है, या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, या तो CO3 कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। कौन कैसे जुड़ा हुआ है, अलग कैसे करना है, वो अभी आगे हम सीखने वाले हैं, बराबर बच्चों। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, बराबर। 3 स्टेप में एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो बच्चों हमको यहां पे सीखनी है। इस टाइप का बहुत ही अच्छा सा स्टेप्स, कैसी कैसी स्टेप्स है सर? 3 स्टेप हमको यहां पे देखने मिलती है, समझना जरा ध्यान से। 3 स्टेप कौन से हैं वो? ओके, सबसे पहला स्टेप एनरिचमेंट ऑफ ओर। पहले ये पता करो क्या वो रिच है या नहीं। अब आप मेटल उसमें से निकाल रहे हो, जो ओर आपने निकाला उसके अंदर इंप्योरिटीज भी होंगी, मेटल भी होगा, बट वो मेटल मेरे लिए कीमती है या नहीं, बहुत ज्यादा है या नहीं। थोड़े से अमाउंट में मैं उसको खुदाई चालू करूं, कंस्ट्रक्शन वालों को बुलाऊं, सबको करूं, पता चले प्रॉफिट ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा निकला, तो कोई मतलब है? तो सर इसकी जांच करना बहुत जरूरी है कि ओर एनरिचमेंट है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं, खबर पड़ रही है? तो सर उसका एनरिचमेंट होना जरूरी है। फिर उसका एक्सट्रैक्शन। सर एक्सट्रैक्शन कहीं कहीं हमने देखा था, KGF चैप्टर नंबर 2, रॉकी भाई, रॉकी सोने की मिट्टी को एक्सट्रैक्शन के लिए वारका भेज रहा है, ऐसा कुछ लाइन था उसमें, है ना। बोले रॉकी तुम लोग क्या चने चीर रहे हो? बोले रॉकी यहाँ सोने की मिट्टी को एक्सट्रैक्शन के लिए वारका भेज रहा है।
रॉकी भाई को तो गोल्ड पसंद था, गोल्ड ऐसे मिलता, मिट्टी के फॉर्म में था, मिट्टी भी थी उसमें, तो सर उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए यानी सफाई करने के लिए, सफाई इन द सेंस मेटल को अलग यानी गोल्ड को अलग और कचरे को अलग करने के लिए लेके जा रहे थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा था हमने। वो टाइम पे भी बोलता है कि रॉकी एक्सट्रैक्शन के लिए वारका भेज रहा है, तो वारका क्या होगा भाई, सेपरेशन के लिए कोई मशीन होगी, किस तरह सेपरेशन कर रहे होंगे, अब वो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। रीफाइनिंग ऑफ मेटल, साफ कर, आपको मिल गया, आपने कचरा अलग कर दिया, मेटल अलग कर दिया, अब उस मेटल को रिफाइन करो, साफ करो, अच्छा करो, चमकीला करो, तभी तो उसकी कीमत मिलेगी मार्केट में, हाँ या ना। सर पहले और होता है मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, जिसकी हाई रिएक्टिविटी होगी, कौन थे वो, कनक और माला, कनक और माला, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, उनको इलेक्ट्रोलिसिस करके प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देंगे सर। मेटल्स विथ मीडियम रिएक्टिविटी, जूफी, पाकू और उनके हुजूर, Hg, मर्क्यूरी, बराबर, ये सबको सर या तो वो कार्बोनेट और में होंगे या तो सल्फाइड और। जरा देख लो कार्बोनेट और CO3, सल्फाइड और में S है, तो सर जिसका पास कार्बोनेट होगा उसका कैल्सिनेशन, जिसके पास सल्फाइड होगा उसकी रोस्टिंग कर देंगे सर, रोस्टिंग, तो उससे ऑक्साइड ऑफ मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्साइड में फिर हम उसकी रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन में ऑक्सीजन को हटा देंगे तो मेटल मेरा अलग हो जाएगा, तो फिर मेटल की प्योरिफिकेशन हो जाएगी, हाँ या ना। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, जो रिएक्ट नहीं करते, वो सल्फाइड की ओर में होते हैं। सल्फाइड की ओर का क्या होगा बच्चों, रोस्टिंग, रोस्टिंग करके क्या मिलेगा, मेटल, मेटल की रिफाइनिंग कर दूंगा। इसका मतलब सर ठोक के डाल दूंगा दिमाग में से, ठोक के, जो मेटल का और कार्बोनेट फॉर्म में है उसके साथ कैल्सिनेशन, उसके साथ, और जो मेटल का और सल्फाइड के साथ जुड़ा हुआ है, सल्फाइड और है, रोस्टिंग कर देंगे कैरामिनाटी के जैसे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो रोस्टिंग, यहां पे बाकी अभी हमारा छोटा सा टॉपिक, बराबर, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और। गैंग क्या होता है सर, गैंग लेके आने वाले होते हैं, गैंग, गैंगस्टर, है ना, गैंग, गैंग भैया के बारे में पढ़ेंगे। देखो गैंग क्या होता है सर, गैंग क्या होता है, ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंग। सर मेटल के साथ अगर मिट्टी और सॉइल, ऑयल वगैरह जो है, वो सब जो रस्ट है, जो कचरा है जमा हुआ है, उसको मैं गैंग बोलूंगा, क्या बोलूंगा, तो ओर्स विथ हाई इंप्योरिटीज, छोटी मोटी इंप्योरिटी नहीं रुद्र, बहुत सारी इंप्योरिटी होती है उसमें, तो ऐसी हाई इंप्योरिटी वाले को मैं क्या बोलूंगा, गैंग। रोस्टिंग, सर रोस्टिंग क्या, सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग करेंगे आपने बोला, तो सल्फाइड ओर को सर मैं कन्वर्ट कर देगा ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली, उसको मैं बहुत स्ट्रांगली हीट करूंगा, तो सल्फाइड, हाँ सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, फिर उस ऑक्साइड का रिडक्शन कर दूंगा, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन को लात मार के निकाल दूंगा, तो मेरा मेटल अलग हो जाएगा। ये बच्चों अगर मैं आप लोगों के एनसीईआरटी को धन्यवाद देना, जाके घर जाके शुक्रिया कहना, मैं जब ये चैप्टर पढ़ता था ना तब हमारे उसमें हेबर्स प्रोसेस, एक और एन से साइंटिस्ट का नाम था, नाइस प्रोसेस, पता नहीं एन से कुछ नाम था उसका, उसकी प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस हमारे में इतनी खतरनाक आती थी, लास्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस आती थी एम्पियर की, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, रोस्टिंग हो गया, मैग्नेट सेपरेशन हो गया। हमारे में एक क्वेश्चन आता था, सेपरेटिंग द एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर ऑफ बॉक्साइट, जब पहले जमीन से मिलता है तो बॉक्साइट मिलता है, वो बॉक्साइट का जो ओर होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम होता है, क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम। ओके, ये चैप्टर आप लोगों के यहाँ भगवान रूपी है कि आपको इतना पढ़ना है नहीं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, जरा समझो इसको अच्छे से। सर मैं उसको सल्फाइड ओर को क्या करूंगा, हीट करूंगा, यस और नो, और हीट करने के बाद सर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में हीट करूंगा, तो इस प्रोसेस को मैं क्या कह रहा हूं उसको, कि मैं उसको रोस्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, देख सकते हैं आप 2ZnS, यहां मैं लिख देता हूं अच्छे से, आपको यहां पता चल जाएगा, ZnS, ZnS यानी जिंक यहाँ पे मेटल है और उसके साथ मेरी सल्फाइड ओर की इंप्योरिटी है। ओके, इस इंप्योरिटी को जब मैं हीट करूंगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस SO2 गैस अलग हो जाएगी, उड़ जाएगी। अब सर बैलेंसिंग की अगर बात करें तो O यहाँ पे 3 है, O यहाँ पे 2 है, हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिख रहा है 3, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2, बैलेंसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ओके सर, रोस्टिंग यानी क्या, बोलो कौन बोलेगा रोस्टिंग, sulfide ores are heating, they are converted into metal oxide and then by the process of reduction the oxygen is thrown away, then this process is called roasting. रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर वाले की क्या करेंगे, जलाएंगे,
उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अभी भी देखो क्या मुझे जिंक मेटल मिला? नहीं, ZnO है। क्या है अभी भी? अब इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर दूंगा तो इसके जिंक मुझे अकेला हो जाएगा और ये ऑक्सीजन भैया पानी के साथ चले जाएंगे, हाँ या ना? तो सर क्या हो गई? रोस्टिंग हो गई। कैल्सिनेशन के लिए आपने बोला था सर कार्बोनेट होगा। कैल्सिनेशन के लिए कार्बोनेट फॉर्म में अगर कचरा है तो उसका कैल्सिनेशन। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। छोटे लिमिटेड एयर में उसको हीट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। मान लो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 उसको हीट किया, क्या बन गया? ZnO प्लस साथ में CO2 गैस क्या हो गई? रिलीज हो गई सर। तो ये जो ZnO बचा है अब उसको क्या करूंगा? ZnO को मैं क्या कर दूंगा बच्चों? क्या कर दूंगा? उसका रिडक्शन कर दूंगा। तो रिडक्शन करूंगा तो जो ये Zn है वो मुझे अकेला मिल जाएगा। यस और नो? Zn क्या हो जाएगा? मुझे अकेला मिल जाएगा। कोई टेंशन रहेगी नहीं। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों को? नहीं ना? पक्का? फिर उसके बाद सर क्या करना है अब हमको? रिडक्शन। रिडक्शन क्या था सर? हमने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मेटल बाय विच यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। क्यों सर रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा उल्टे होते हैं। रिडक्शन की प्रोसेस क्या थी? ऑक्सीजन को निकाल देना या हाइड्रोजन को ला देना। अब हाइड्रोजन को ला दूंगा तो मेरे मेटल के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा तो मेटल हाइड्रोजन बन जाएगा। ऐसा चलेगा? तो सर मुझे तो खाली कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो मेरे कार्बन को खींच ले। तो कार्बन को खींचेगा, सॉरी ऑक्सीजन को खींच ले। तो ऐसे कार्बन के चाहत रखने वाला, ऑक्सीजन की चाहत रखने वाला रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन को खींच लेता है। देखो कैसे, आप लोगों के सामने है ZnO प्लस C, तो Zn अलग हो गया और CO इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों सर ऐसा कहते थे? क्यों सर हम ऐसा कहते थे कि ये जो सारी फैक्ट्रीज होती हैं काला धुआं छोड़ती हैं, पॉल्यूशन करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल गैस, रीजन यही है पॉल्यूशन का। खबर पड़ रही है? इसके लिए इसको डायरेक्ट एयर में छोड़ देंगे तो ये तो सर बैंड बजा देगा हमारे एनवायरमेंट की। पता चल रहा है? हाँ या ना? इसके लिए ये सारी इंडस्ट्रियल एरिया क्या होती है? हमारे घर से बहुत दूर होती है। हमारे लिए भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीला है। इसके लिए जो भी इंडस्ट्री की परमिशन होती है वो सब शहर से बहुत दूर दी जाती है, गामड़े में दी जाती है। हमारे यहाँ बाकरोल वगैरह में सारी इंडस्ट्री होती है। किसी के पप्पा मम्मी की इंडस्ट्री आजू बाजू गुजरातियों की बहुत होती है, तो वो अगर सुना हो बाकरोल बाजू, खेड़ा बाजू, बराबर, फिर बनासकांठा, ये सब इतनी दूर दूर क्यों देते हैं? पास में नहीं दे सकते, परमिशन ही नहीं है। खबर पड़ रही है? आया ना? कोई दिक्कत है बच्चों? पता चल गया रोस्टिंग, पता चल गया कैल्सिनेशन, पता चल गया रिडक्शन। सर अब क्या करेंगे? रिफाइनिंग। अब यहां से जो आपको मेटल तो मिल गया सर अलग, ये मेटल मिल गया मुझे Zn, बट अभी भी ये प्योर नहीं है। मार्केट में बेचूंगा वैल्यू ही नहीं आएगी, पैसा ही नहीं मिलेगा, प्रॉफिटेबल ही नहीं है। चमकीला बनाना पड़ेगा रुद्र, लस्ट्रस बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? So the most widely used refining impure metal is electrolytic refining. क्या करेंगे बच्चों? रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है सर? इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है ये। क्या है ये बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है पूरी। अब ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी। रिफाइनिंग ऑफ मेटल आता है या नहीं आता है? समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए या आपकी एग्जाम के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस ये एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल किसके थ्रू होता है? कौन सी प्रोसेस से होता है? इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। क्या करेंगे सर? सुनना ध्यान से, एक होगी एनोड और एक होगी कैथोड। मस्त यहाँ पे कनेक्ट की है बैटरी। अभी देखो क्या स्विच चालू है? नहीं, बंद है, तो करंट फ्लो हो रहा नहीं है। सर होगा क्या? जैसे ही मैं स्विच को चालू करूंगा एनोड पे कौन आ जाएगा? इम्प्योर कॉपर, और कैथोड पे तो स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर है। प्योर कॉपर की स्ट्रिप कहां पे है बच्चों? कैथोड पे, बराबर। कैथोड पे क्या है? प्योर कॉपर की स्ट्रिप है, और वहां पे कौन है? एनोड। सही बात है या नहीं? तो सर सीधी सी बात है, क्यों सर कॉपर ही लगाया? क्यों सर कॉपर ही लगाया? आयरन नहीं लगा सकता था? गुड कंडक्टर है, सोचो। वेरी गुड, हाईली रिएक्टिव सीरीज। अब यहां पे जो एनोड है ना, वहां पे मैं क्या लगाऊंगा? जिंक लगाऊंगा, बराबर। क्या लगाऊंगा? जिंक। जो मुझे प्योर जिंक मिला उसको मैं एनोड पे लगाऊंगा, कैथोड पे लगाऊंगा कॉपर। तो आप लोग मुझे बताओ, जिंक क्या कर रहा था? हाईली रिएक्टिव है, कॉपर को उसके घर से निकाल देगा। और मुझे यहां सॉल्यूशन भी किसका लूंगा? 604 का, 604 का सॉल्यूशन लूंगा। एनोड पे कौन होगा? जिंक का, वो जो रिफाइनिंग करने के लिए। कैथोड पे कौन होगा? कॉपर, बराबर। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यानी मेरे पूरे कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो जाएगा? प्यारा प्यारा जिंक।
और जो इंप्योरिटी होगी वो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, टैंक के नीचे रह जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी नीचे, बराबर। और आप बोलोगे तो सर ये कॉपर की रॉड तो सड़ जानी चाहिए, फिर तो क्यों नहीं सड़ती, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है, वापस से कॉपर उस पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। खबर पड़ रही है, जो कॉपर चाहिए होता है उसको वो किस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, वापस से एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसके लिए जो रॉड मैंने कॉपर की रॉड लगाई थी वो मुझे बहुत इजीली मिल जाती है। ओके, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज होता है, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। अब क्यों सर एसिडिफाइड बोला, क्योंकि रिएक्शन स्लो है, बट अगर इसमें मैं 2-3 ड्रॉप H2SO4 के डाल देता हूं ना, H2SO4 एसिड है, एसिड यानी आयंस, H+1 SO4 -2, तो वो जब मैं ऐसे ड्रॉप डाल दूंगा पानी में भैया तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, अच्छे से रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, कैटलिस्ट का काम करेगा, हाँ या ना। अब ये आपने नोटिस किया है कि सर गोल्ड की चेन, सुनना ध्यान से, इस प्रोसेस को और अच्छे से समझाऊंगा मैं लेक्चर में। गोल्ड की चेन जो होती है बहुत महंगी आती है, बहुत महंगी है ना, 50,000 अभी सोने का भाव चल रहा है, लेकिन जाओ भीड़ भंजन, जाओ बापू नगर भीड़ भंजन फेमस, 700 रुपए, 800 रुपए, 500 रुपए, बहुत कम भाव में आपको चेन मिल जाती है। क्यों, क्योंकि वो सोना नहीं होता, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया होता है, यानी बहुत ही सस्ते पैसे में गोल्ड की चेन क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ये डीप मेथड में आपको लेक्चर में समझाऊंगा, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ लो। खबर पड़ रही है, हाँ या ना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में याद रखना, एनोड पे क्या होता है, इम्प्योर कॉपर, ओके, कैथोड पे क्या होगा, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लूंगा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। क्यों एसिडिफाइड, क्योंकि 2-3 बूंद किसकी डाली है, देखो पूरी प्रोसेस। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट टू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। जो इम्प्योर मेटल है, जैसे कॉपर यहां पे लिया है मैंने, जो इम्प्योर फॉर्म में वो कहां डिसॉल्व हो जाएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, बराबर। तो पानी में डिसॉल्व होने की वजह से एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, बराबर। जो प्योर अमाउंट होगा वो कहां चला जाएगा, यहाँ पे कैथोड पे शिफ्ट हो जाएगा। द इनसॉल्युबल इंप्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम एनोड एंड इट इज कॉल्ड एनोडिक मड। क्या कहते हैं इसको, क्यों एनोडिक मड बोला, क्योंकि सर ये एनोड जहां लगाया होता है ना वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, इसके लिए इसको हमने क्या बोला, एनोड मड। क्या बोला, एनोड मड यानी एनोडिक मड। ओके, ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल होता तो पानी में मिक्स हो जाता, इनसॉल्युबल है यानी अलग जाके जमा हो गया। जैसे नमक होता है, आप पानी में डालते हो सॉल्युबल है, मिक्स हो जाता है, लेकिन मिट्टी डालते हो, मिट्टी मिक्स होती है पानी में, कितना भी हिला लो पानी को फिर मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है। उसी तरह ये भी क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। खबर पड़ रही है, यानी मेरा जो आप देख सकते हो कि मुझे प्योर कॉपर क्या हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा। खबर पड़ रही है। अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरोजन, जो कि हमने एक्चुअली चैप्टर 1 में पढ़ लिया है, कोरोजन, फिर भी उसको यहाँ पे छोटा सा पार्ट उसका देख लेंगे। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, व्हेन एन मेटल इज लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप एक मेटल को लॉन्ग टाइम तक छोड़ते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ओके, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर फेड हो जाता है, उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है ऑक्सीजन की। इस घटना को बच्चों हम क्या कहते हैं, कोरोजन। सिल्वर बिकम्स ब्लैक, हमने ऐसा आपको करवा दिया, सिल्वर का कलर, चांदी की मूर्ति अभी धनतेरस आएगी है ना, चांदी की मूर्ति लेंगे लक्ष्मी माता की, हम वो मूर्ति रखी होगी, उसका कलर डल हो जाता है। क्यों डल हो गया सर, ऑक्सीजन की वजह से, कोरोजन की वजह से सिल्वर बिकम्स ब्लैक। कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर। ओम सूर्यदेव नमः, ओम सूर्यदेव नमः वाला लोटा जो होता है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के धब्बे आ जाते हैं, जाके देख लेना घर पे, मम्मी उसको अभी दिवाली में पीतांबरी से साफ करेगी, देख लेना जाके, ये भी मुझे पता है, मुझे ही बोला था साफ करने। चलो आयरन, हाँ बोला था बे, क्या करूं हम। आयरन, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन, काट लग जाना, ब्राउन ब्राउन कलर आ जाना, अच्छे अच्छे चमचमाते दरवाजों पे ब्राउन ब्राउन कलर आ जाना, इट इज कॉल्ड रस्ट। रस्ट कैसे आया भाई, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके, बहुत अच्छे से पढ़ा था ये रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, आता है Fe2O3। क्या बन जाता है वो, रस्ट का फॉर्मूला याद रखना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3 क्या होता है, Fe2O3। ओके, प्रिवेंशन, सर हर साल लाखों रुपए का खर्चा होता है, किस पे पीछे, कोरोजन के पीछे। किसके पीछे, तो कोरोजन से बचने के लिए उपाय बताइए। तो उपाय क्या है सर, प्रिवेंशन क्या है सर, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन,
क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग ऑफ मेकिंग एलॉय। सर देखो पेंटिंग भी बहुत अच्छा है, पेंट करा देते हैं घर पे, चला जाता है थोड़े टाइम में, फिर भी काट लग जाता है। ऑयलिंग, बार बार ऑयलिंग, पर सर पेंटिंग करा ली, ऑयलिंग करा ली, इन सब का ड्रॉबैक क्या था कि इनको रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में आपको करना पड़ता है। पेंट कराया 2 साल बाद फिर पेंट कराओ, ऑयल डालो तो हर एक 2-2 महीने में आपको ऑयल ही डालते रहना पड़ेगा। ग्रीजिंग कराओ, आता है ग्रीज वाला, पता है ग्रीज वाला आता है, बोलता है वो शटर पे ग्रीज लगा दूं क्या, ताकि शटर अच्छे से खोल बंद करेगा। तो सर एक ग्रीज लगाने से भी क्या हुआ, क्या हो गया, देखो कलर तो धजिया उड़ जाती है इसकी, तो जाने दो, भाड़ में गया। तो सर या तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन मेकिंग एलॉयज। याद रखना बच्चों, एलॉयज हमारे घर पे स्टेनलेस स्टील एलॉय। क्यों सर एलॉय? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों का मिक्सचर से क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। एलॉय सर कोरोजन करता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा मेटल से बना है, थोड़ा नॉन मेटल से बना है। यस और नो? समझना ध्यान से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइज्ड शीट्स। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन बाय द कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक आपको पता है, हमने पढ़ा था रिएक्शन विद ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बन रहा था। ये हमने क्या किया था, नोटिस करो यहां पे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये रहा, आप देख सकते हो यहां पे कॉपर, ये हो गए। देखो यहां पे हमने यहां पे पढ़ा था माला और जूफी और पॉकू, ये देखो Mg, एल्यूमिनियम एंड Zn and Pb are covered with a thin layer of oxide which prevent them from oxidation। इनके ऊपर पहले से ऑक्सीजन की एक छोटी सी लेयर आती है जो इनको आगे ऑक्सीडेशन करने देती नहीं है। तो ये मेरे लिए यूजफुल है ना, हाँ या ना? तो ये मेरे लिए यूजफुल हो गया, खबर पड़ रही है? तो चलो इसको यहां पे देख लेते हैं। तो सर गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की कोटिंग आ जाती है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, बराबर, जिससे क्या होगा, आयरन के ऊपर कोटिंग आ गई तो कोरोजन अब बाहर के साइड होगा, पर बाहर तो कोटिंग है तो कोरोजन हो गई। कोरोजन होता कब है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने दोगे गैल्वेनाइजेशन करा के, तो कोरोजन होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगा क्या, तो चीजें बिगड़ेंगी क्या, नहीं। एलॉय सबसे अच्छा आता है, एलॉय, एलॉय बना दो भाई। एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metal or a metal and a non metal। सर होमो एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी क्या सर, जैसे ऑयल और वाटर, आप डालते हो ऑयल और वाटर को, तो ऑयल और वाटर में बाउंड्री दिखती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एयर इज होमोजीनियस, आपको पता है एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ है ना, बट आप सुन के बता सकते हो क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर थ्रू आउट मिक्सचर है, पूरा फैला हुआ है, आपको पता चलेगा। और हेट्रोजीनियस में आपको बाउंड्री दिख जाएगी, कहां ऑयल कहां वाटर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, आप उस सब्सटेंस को देख के बता नहीं पाओगे कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल इसमें मिला हुआ है। ओके, तो एलॉय उसे कहेंगे सर जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, या तो 2 या ज्यादा, 2 से ज्यादा मेटल को ले लो, या एक मेटल या नॉन मेटल को ले लो। ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आयरन मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन जो कि बहुत ही थोड़ा पोचा होता है नेचर में, लेकिन उसके अंदर थोड़ा कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन से वो हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसके लिए वो उसको कुछ होता नहीं है। स्टील, आयरन प्लस निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम, निक्रोम, निकल एंड क्रोमियम, निक्रोम वायर रेजिस्टेंस, इट इज मेड अप ऑफ एलॉय, चैप्टर नंबर 12, याद आया? फिर उसके बाद सर स्टील, इससे ही बना है, आयरन इज ए स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, देखो यहाँ पे 2 मेटल, यहाँ पे मेटल और एक नॉन मेटल। ब्रॉन्ज में देखो कॉपर प्लस टिन, टिन इज ए नॉन मेटल और कॉपर इज ए मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल, ऊपर दोनों मेटल, इन सबको एलॉय बोलते हैं भाई। एलॉय का मेन फंक्शन क्या, ऑक्सीडेशन होने से रोकना। 2 मेटल भी रोक सकते हैं या एक मेटल या एक नॉन मेटल भी रोक सकता है। शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट, शोल्डर किसको कहते हैं, लीड और टिन। हाँ, एमालगम, एमालगम याद रखना, जिंदगी में ठोक के डाले ना, एमालगम जब होता है जब मर्क्यूरी आता है। क्या आता है, जब मर्क्यूरी से बनी कोई भी चीज वो एमालगम होता है। क्या होता है वो, वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी। कोई भी अगर आप मेटल को जोड़ दो मर्क्यूरी के साथ तो वो क्या बना देगा, एमालगम। सोडियम को जोड़ोगे तो सोडियम एमालगम, जिंक को जोड़ोगे मर्क्यूरी के साथ, जिंक एमालगम। खबर पड़ रही है, ये एमालगम होता है, बराबर। तो यहां पे हमने चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक छोटा सा हमने 1 शॉट रिवीजन कर लिया। चलो बच्चों, बाय बाय, टाटा।